Hello students, welcome to one more lecture of chapter 13 probability for class 12th, and now we are going to start exercise 13.3 which is based on Bayes theorem and the theorem of total probability। और इन दोनों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। 13.3 तक के हमने सभी एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एक तो हमें स्टेटमेंट को पढ़कर सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें बेस थ्योरम यूज़ करनी है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है, एक थैला है, एक बैग है। थोड़ा मैं पहले इस क्वेश्चन को रफ में डिस्कस करना चाहूँगी, इसलिए मैंने ये पेज यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ा था कि एक थैला है, एक बैग है। दिस इज अ बैग विच कंटेन्स 5 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। गॉट इट। आप यहाँ लेफ्ट में साथ साथ ध्यान रखें। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्लियर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल को बाहर निकाला। इट्स कलर इज नोटेड। इसके कलर को नोट किया। एंड इज रिटर्न्ड टू द अर्न। सबसे पहले जो काम किया गया कि बैग में से एक बॉल को निकाला, कलर नोट करके उसको वापस रख दिया। अब आप यहाँ फिर वापस आ जाइए थैले पर। ये हमारा अगर बैग है और इसमें से हम एक बॉल निकालते हैं तो आइदर इट इज़ रेड और इट इज़ ब्लैक। क्लियर। रेड कलर की बॉल निकाली, रंग देखा, वापस उसमें अर्न में डाल दिया। ब्लैक बॉल निकाली, कलर नोट किया, वापस बैग में डाल दिया। इन दोनों में से कोई एक इवेंट अक्कर होने जा रहा है, आइदर रेड और ब्लू। आगे बढ़े। मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। ध्यान देना है। अब जिस कलर की बॉल हमारे पास बाहर आई थी उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स थैले में डाल दी जाती हैं। क्लियर। आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। और उसके बाद फिर एक बॉल निकाली जाती है। मीन्स कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि अगर रेड बॉल मेरे हाथ आई तो मैंने बैग में 2 रेड बॉल और डाल दी। 5 रेड थी, 5 ब्लैक थी और 2 रेड और हो गई, तो टोटल देयर आर 7 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। बट इफ़ आई गॉट ब्लैक बॉल तो मैं क्या करने जा रही हूँ कि 5 रेड प्लस 5 ब्लैक में 2 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी। देन देयर आर 5 रेड प्लस 7 ब्लैक बॉल्स। इन बोथ केसेस बॉल्स आर 12। ठीक है। जो 10 बॉल्स थी वो अब हमारी दोनों केसेस में कितनी बन जाती हैं? 12 बन जाती है। डू यू अंडरस्टैंड अप टू नाउ? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। स्टेटमेंट को समझे। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्लियर। हमने रैंडमली एक बॉल को बाहर निकाला, उसके कलर को देखा एंड पुट इट अगेन इन द बैग। अगर मेरे पास रेड बॉल बाहर आती है देन आई पुट 2 मोर रेड बॉल्स इन द बैग। If I get black ball then I will put 2 more black balls in the bag and then again a ball is drawn at random। और फिर से एक बॉल बाहर निकाली जा रही है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा जो बॉल हमने निकाली वो रेड है। क्लियर। अब समझें। अब मैंने इसमें से रेड बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/12। भाई ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ऐसा हुआ है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अगर मैं रेड बॉल निकालती हूँ तो कितनी है? 5 है। 5/12। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी कब अक्कर हुई? जब ये सब इवेंट्स ऊपर अक्कर हुए हैं। या तो रेड बॉल आई है तो रेड बॉल को मैं E1 नाम दे दूँ और E1 की प्रोबेबिलिटी, इनमें से एक रेड बॉल मैंने बाहर निकाली है तो 5/10 दैट इज 1/2। या फिर ये E2 इवेंट अक्कर होने जा रहा है तो E2 की भी प्रोबेबिलिटी 5/10 यानी 1/2। जब ये इवेंट अक्कर हुआ उसके बाद हमने इन बैग्स में एक एक बॉल डाली और फिर हमने एक एक रेड बॉल बाहर निकाली जिसे मैं A नाम दे दूं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपको। जस्ट मैं एक गेम के वे में आपको बता रही हूँ कि इनमें से एक बॉल निकलेगी तो 2 ही इवेंट अक्कर होंगे विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। या तो रेड बॉल बाहर निकलेगी या ब्लैक। एक इवेंट को मैंने E1 नाम दे दिया, दूसरे को E2। E1 की प्रोबेबिलिटी 5/10 दैट इज 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी अगेन ब्लैक की 5/10 1/2। अगर मेरे हाथ रेड बॉल लगती है देन आई विल पुट 2 मोर रेड बॉल्स इन द बैग एंड देन आई विल ड्रॉ अ रेड बॉल आउट। रेड बॉल आउट। तो वो रेड बॉल कब आई? जब E1 इवेंट अक्कर हुआ।
ध्यान दें, ये रेड बॉल तब बाहर आई है जब ये इवन इवेंट अक्कर हुआ, मीन्स रेड बॉल पहले मेरे हाथ आई, फिर मैंने आई अगेन पुट 2 more रेड बॉल्स इन द बैग और फिर रेड बॉल निकाला। और ये कब अक्कर हुआ? R/E2। तो या तो ये हुआ या ये हुआ। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की, वो इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दो, या तो ये इवेंट अक्कर हुआ है पूरा, ठीक है ना भाई, हमने रेड बॉल निकाली, फिर हमने रेड बॉल डाली तो रेड बॉल हमने फिर निकाली, या फिर क्या हुआ होगा कि हमने ब्लैक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल डाली और फिर हमने रेड बॉल निकाली। और इन और का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ हाउ विल वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन आवर फेयर नोटबुक? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि टोटल बॉल्स, ठीक है भाई, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं? 10, जहां आप मेंशन कर दीजिए 5 ब्लैक एंड 5 रेड, क्योंकि देखो टेम्पटेशन के भी आपके पूरे मार्क्स है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, बिकॉज अ बॉल इज ड्रॉन, बिकॉज ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 इवेंट्स अक्कर या 2 केसेस अराइज, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 इवेंट्स अक्कर, पहला होगा E1, क्या होगा? हमने भी एक बॉल बाहर निकाली है, तो ए रेड बॉल कम्स आउट, ए रेड बॉल कम्स आउट। और E2 इवेंट क्या होगा हमारा कि ए ब्लैक बॉल कम्स आउट। तो यहीं पर हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि 10 में से एक बॉल निकालनी है और वो रेड कलर की मेरे हाथ लगती है, तो 5/10, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। और यहीं से हम E2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं, तो दैट इज अगेन 5/10, दैट इज 1/2। क्लियर अप टू नाउ? यहाँ तक समझ आ गया? नाउ इफ E1 अक्कर्स, इफ E1 अक्कर्स यानी कि रेड बॉल कम्स, ठीक है, अगर रेड बॉल बाहर आती है तो हम फिर से 2 रेड बॉल बैग में डालेंगे, देन वी पुट 2 more red balls, we put 2 more red balls in urn, ठीक है, क्लियर। तो अर्न में जो हमारी टोटल बॉल्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, जिसमें 7 रेड हो जाएंगी और आपकी 5 ब्लैक हो जाएंगी। अब इससे पहले इस इवेंट को आपने नाम देना है कि लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of drawing 1 more ball after first event, after first event या after putting the balls in the bag, after putting the balls in bag, after putting balls in bag। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको? इतना अगर आपको नहीं समझ आता है तो ये लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 1 more नहीं, ड्राइंग रेड बॉल, ड्राइंग रेड बॉल, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अगर ये आपको स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट ए बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल इज रेड, दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब ये सेकंड बॉल बाहर कब आएगी? जब E1 अक्कर हुआ, यानी मेरे हाथ में रेड बॉल आई, 2 रेड बॉल डाल दी, तो वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो इस केस में क्या बन जाएगा? 7/12। आगे हम लिखते हैं इफ E2 अक्कर्स, ठीक है, सेम लाइन पर E2 अक्कर्स का मतलब मेरे हाथ में क्या आती है? ब्लैक बॉल कम्स, तो ब्लैक बॉल कम्स, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी अब अर्न में? तो टोटल बॉल्स कितनी भाई? हाथ में ब्लैक बॉल आई है, तो ब्लैक बॉल आने के बाद आई विल पुट 2 more ब्लैक बॉल्स इन द बैग, आई विल पुट 2 more ब्लैक बॉल्स, तो यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 12, यानी कि 7 ब्लैक प्लस 5 रेड। इन दैट केस ए की प्रोबेबिलिटी जब E2 इवेंट अक्कर होता है, यानी कि पहले हाथ में ब्लैक बॉल आई, उसका कलर नोट करके उसको तो वापस रखा ही रखा, सेम कलर की 2 बॉल्स हमने और डाली, तो वी विल गेट 7 ब्लैक बॉल्स 5 रेड, तो इट विल बी 5/12। अब आपने इन सब को अपना, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपने इनको ब्लॉक में कर लेना है। ये 4 यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड की हैं, और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल। तो यहाँ हम मेंशन जरूर करेंगे
by the theorem of total probability, by the theorem of total probability, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। देखो, आपको अगर थ्योरम याद ना रहे तो आप इसे एज ए गेम भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इनका ध्यान रखना होगा कि हो क्या रहा है असल में कि यू आर गिवन एन अर्न। या तो आपने क्या किया कि रेड बॉल बाहर निकाली, यहाँ ध्यान दे, इधर मेरा पेन किधर है, रेड बॉल बाहर निकाली, इवन टक्कर हुआ, आपने उसको देखा, वापस रखा, 2 रेड बॉल और डाली, फिर एक रेड बॉल बाहर निकाली, तो वो हो गई ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई पहले रेड बॉल बाहर निकाली तो कितना हुआ 5/10 यानी 1/2, फिर 2 रेड डाल दी तो 7 हो गई वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/12। या तो हमारे साथ ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, और इस या का मतलब और का मतलब हम सेट में भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, इट मीन्स एडिशन। तो यहाँ प्लस आ जाता है कि या फिर हमने ब्लैक बॉल बाहर निकाली, दैट इज 1/2, ब्लैक के बाद आई पुट 2 मोर ब्लैक बॉल्स, फिर रेड निकालते तो दैट इज 5/12। और ये हमारा, इसके अलावा हमारे पास किसी और तरीके से रेड बॉल नहीं आ सकती है, तो ये हो गया 7/24 प्लस 5/24, 24 LCM आ गया, दैट इज 12/24, और ये हमारा आंसर आ जाता है 1/2। इस स्टेप को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इस लाइन को। क्लियर है भाई? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। टोटल बॉल्स 10, 5 ब्लैक 5 रेड, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 इवेंट्स अक्कर होंगे। मैं मिनिमम लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि इवन ए रेड बॉल कम्स आउट, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है इवन 1/2। फिर हमारे पास सेकंड इवेंट क्या होकर होता है ब्लैक बॉल, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, क्योंकि या तो रेड बॉल बाहर आएगी या ब्लैक बॉल बाहर आएगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि रेड बॉल को नोट किया, वापस रखा, 2 बॉल्स और निकाली, तो 7 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, देन ए रेड बॉल अगेन टेकन आउट, तो वो ये बन गया। अगर ब्लैक डालते हैं तो टोटल हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल है वो ये बन जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 2 बैग्स है हमारे पास, ध्यान रखेंगे 2 बैग्स है। आप रफ इसका एक स्केच अलग से बना सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट बैग which contains 4 red plus 4 black balls, and this is your second bag, which contains 2 red plus 6 black balls, दोनों में ही 8 balls हैं। One of the 2 bags is selected at random, दोनों में से कोई एक बैग चूज किया गया, and a ball is drawn from the bag। अब ध्यान देना है, अब पहले बैग चूज किया, कोई सा भी एक बैग, ठीक है, और उसमें से एक बॉल हमने बाहर निकाली, विच इज फाउंड टू बी रेड, जो रेड आई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मैंने जब आपको बेस थ्योरम कराई तो मैंने आपको बताया था कि इट इज रिलेटेड टू द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि बॉल का कलर हमें पहले ही पता लग गया। अब ये बताना है कि कौन से बैग में से आई है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज बेस थ्योरम हेयर। ठीक है, आप इसको बेस थ्योरम से भी कर सकते हो, और नहीं तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो अपना तरीका होता है उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जस्ट आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कि सिंपल प्रोबेबिलिटी से आप कैसे करोगे। अब ये आपके पास 2 बैग हैं, तो आप क्या करोगे भैया, बैग सबसे पहले तो बैग चूज करना है, तो या तो आप पहला बैग चूज करोगे या आप दूसरा। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, या फिर आप क्या करोगे दूसरा बैग चूज करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। क्लियर है। अब आपने एक बॉल निकाली, ठीक है, और उस बॉल का कलर पाया रेड। अब आपके पास आ रही है रेड बॉल, लेकिन पहले आपने क्या किया, बैग 1 लिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 रेड 4 ब्लैक 2 रेड प्लस 6 ब्लैक्स। भाई अगर आपने अब रेड बॉल ऐसे ही तो हाथ में आ नहीं गई है। रेड बॉल में या तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट बैग को पकड़ा और फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली है, तो कितनी है 4/8, फिर 1/2, या फिर हमने क्या किया कि सेकंड बैग को पकड़ा और उसमें से रेड बॉल निकाली है, तो वो भी कितना हो गया 2/8, दैट इज 1/4। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको।
अब जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे अपनी छोटी क्लासेज में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती थी? फेवरेबल आउटकम्स, समझना इस बात को, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही होता था। वहाँ हमारे पास सेट हो जाते थे, सैम्पल स्पेस हो जाते थे। अब यहाँ टोटल आउटकम क्या है? टोटल दो ही खेल हो रहे हैं यहाँ पर। क्या खेल हो रहे हैं कि पहले आपने देखो टोटल क्या है, पहले तो टोटल को समझने की कोशिश करो कि टोटल का मतलब रेड बॉल कितने ढंग से बाहर आ रही है। कि पहले मैंने बॉल बैग 1 चूज़ किया, मेरी फिंगर देखे, पहले मैंने बैग 1 चूज़ किया और फिर मैंने उसमें से रेड बॉल बाहर निकाली, या मैंने सेकंड बैग चूज किया और उसमें से मैंने रेड बॉल बाहर निकाली। इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, तो और का मतलब हो गया प्लस। तो ये तो हो गया मेरा टोटल आउटकम, इन दोनों के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और फेवरेबल आउटकम आपका क्या है? फेवरेबल आउटकम ये था जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग का केस हमारा ये बन जाता है सारा। तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और रेड बॉल फ्रॉम B1, इसको ऊपर रखेंगे, इन दोनों के एडिशन को नीचे रखेंगे, और बेज थ्योरम भी हमें यही बताती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड बॉल की। किस में से? फर्स्ट बैग में से क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 रेड फ्रॉम B1 और इन दोनों का नीचे सिग्मा। समझ रहे मेरी बात को? मैंने आपको इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, अगर आप बेस थ्योरम के प्रूफ को भूल जाते हो तो। गॉट इट? अदरवाइज बेस थ्योरम आपको फिर भाई है जो तरीका है वो तो है ही कि बेस थ्योरम क्या कहती है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए। वो बैग्स की चॉइस हो गई E1 E2, जो इवेंट मेन है उसको ए नाम दे दिया जाता है, तो A/E1 A/E2। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। अब इसको हम अपने प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं कि क्या कहता है कि बैग चूज किया गया। व्हेन अ बैग इज चूजन, ठीक है ना, व्हेन अ बैग इज चूजन, तो टू केसेज अराइज, ठीक है भाई, दो केस अराइज होंगे। E1 इवेंट होगा जिसमें हम बैग 1 को चूज कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, क्योंकि बैग ही दो हैं भैया, कुल दो ही बैग हैं हमारे पास। और E2 इवेंट क्या हो जाएगा? सेकंड बैग इज चूजन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/2। अब यहाँ ये ध्यान रख लिया करो कि जिस इवेंट को हम बाद में, जिसके बारे में हमें पता है, जिसकी हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको हम ए मान कर चलते हैं, विच इज फाउंड टू बी रेड। तो ए इवेंट हमारा हो गया कि ए रेड बॉल इज ड्रॉन, और रेड बॉल इज ड्रॉन। अब ये जो रेड बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो, ये दो तरीके से आप रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हो। किस तरीके से? या तो आपने बैग 1 चूज कर लिया और उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे कि यहाँ लेट ए बी द इवेंट भी लिख सकते थे, तो अब ये हो जाएगा A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, भाई 1 बैग कहाँ है? अब हमारा ये देखो 1 बैग में 4 रेड है, टोटल 8 है, तो ये हो जाएगी 4/8, दैट इज 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत ही आसान है, अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो A/E2, तो ये हो जाएगी रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? अब सेकंड बैग में तो 2 ही रेड हैं, टोटल 8 में से 2 ही रेड हैं, तो ये हो जाएगा 2/8, दैट इज 1/4। इज इट क्लियर? ये दोनों वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, और ये हमारी इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई बैग चूज किए, एक बॉल निकाली, रेड कलर की मिली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इस बात को यहाँ से जिन बच्चों को समझना है, यूं का यूं आप नकल उतार सकते हो कि नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यूं का यूं आप यहाँ से ले सकते हो। नाउ वी विल find the probability that a ball is drawn, ध्यान देना मेरी बात पर, a ball is drawn
फ्रॉम फर्स्ट बैग गिवन, ध्यान देना, गिवन दैट इट इज़ रेड, गिवन दैट इट इज़ रेड। भाई अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रेड बॉल हमें मिली है वो पहले बैग में से आई हो। तो प्रोबेबिलिटी तो इस बात की निकालनी है ना कि पहले बैग में से आई है। गिवन दैट का मतलब कंडीशन मिल गई कि वो रेड है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाय बेस थ्योरम, बाय या यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। गिवन रेड है, अब यहाँ इस बात को समझ लेना, रेड गिवन है, रेड को हमने ए लिया है तो ए गिवन है और किस में से निकलनी है, इवन। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए हमने फाइंड करनी है। तो क्या कहती है बेस थ्योरम, इवन इंटू ए बाय इवन। आप यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हो, ये देखो मैंने इवन की जगह बी1 लिया था, तो बी1 रेड की जगह जैसे मैंने अब यहाँ ए लिया है तो यहाँ मैंने आर लेके दिखाया था आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए बाय इवन, और नीचे इन दोनों का समीशन, क्योंकि इन दो के अलावा कोई और केस हमारे पास बचता नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, probability of a by e1 plus probability of e2 into probability of a by e2। just solve this calculation। ये देखो फटाफट हम वैल्यू रख देते। e1 का मतलब 1/2 है, a बाय सब 1/2 है, देखो e1 भी 1/2 है, e2 भी 1/2 है, a बाय e1 भी 1/2 है, जस्ट a बाय e2 1/4 है। तो ये हो गया 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2, और ये हो गया 1/2 इंटू 1/4। ऊपर आ गया 1/4, नीचे आ गया 1/4 प्लस 1/8। आप ऊपर 1/4 रहने दें और आप डिनोमिनेटर में 8 एलसीएम ले लें, तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 1। न्यूमरेटर में आ गया 1/4, डिनोमिनेटर में आ गया 3/8। जब आप इसको रिवर्स करोगे 8/3, 4 2 जा 8 एंड योर आंसर विल बी 2/3। यानी 3 में से 2 बार ऐसा चांस है कि हमारी जो बॉल है वो फर्स्ट बैग में से आएगी। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा बेस थ्योरम पर बेस्ड है। हम कुछ और क्वेश्चंस अब देखते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट राइट करते समय थोड़ा सा यहाँ पर स्किप हो गई थी एक लाइन, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आप अपनी बुक अपने साथ रखें। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नॉन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। भाई कॉलेज के 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिजाइडिंग इन अ हॉस्टल। 60% हॉस्टल में रह रहे हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर ये स्किप हो गया था तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर रिजल्ट शोज दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल, ध्यान देना है, हॉस्टल में जितने बच्चे रह रहे हैं उनका 30% अटेन ए ग्रेड। मैं आपको एक बार बुक में से दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination। आप कैटेगरी को समझें। फिर से मैं एक बार रफ में आपको करा रही हूँ। ये पूरा कॉलेज है। इस कॉलेज के हॉस्टल के अंदर रहते हैं 60% बच्चे, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जो जिनको मैं कह सकती हूँ एक तरीके से अपने घर पर वापस चले जाते हैं, वो है 40%। हो गया भाई। आगे बढ़े। हॉस्टल में रहने वालों में से, क्वेश्चन को समझे, बहुत आसान है। हॉस्टल में रहने वालों में से 30% बच्चे ऐसे जिनकी ए ग्रेड आ जाती है। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, एक बार इसको समझे कि इसमें से 30% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ए ग्रेड आती है। ठीक है। और जो अपने घर पे रह के पढ़ रहे हैं उनमें से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ए ग्रेड आ रही है, यानी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। समझ आ गई आपको कहानी कि पिछले साल के रिजल्ट से हमें पता लगता है कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। एक बच्चे को चूज किया गया फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उसकी ए ग्रेड आई हुई है पहले से। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हॉस्टलर था। क्लियर। बहुत आसान है। एक बच्चे को हमने चूज करना है, तो बच्चा या तो हॉस्टल में रहता है या फिर वो अपने घर पर रहता है, यानी कि हॉस्टल में रहता है या हॉस्टल में नहीं रहता है। ठीक है ना। बच्चा चूज हुआ, हॉस्टल में रहता है तो 60/100, हॉस्टल में नहीं रहता है 40/100। उसकी ए ग्रेड आई। ठीक है। उसकी ए ग्रेड आई। अब वो हॉस्टल में था और ए ग्रेड आई।
तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 30%। वो हॉस्टल में नहीं था और ए ग्रेड आई, कितनी प्रोबेबिलिटी है 20%। एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई बिल्कुल आसान है हमारा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस इनको समझने में ही थोड़ा हमें टाइम लग जाता है। लेट अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, लेट ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, देन 2 केसेस अराइज। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डीपली अच्छे से पूरी स्टेटमेंट के साथ कराए हैं, तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो स्टेटमेंट के साथ। आप अपने आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा जैसा मैं बोल रही हूँ। 2 केसेज अराइज, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट, नहीं 2 केसेज अराइज में हम ले लेते हैं लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर। ठीक है, स्टूडेंट इज हॉस्टलर, क्लियर। एंड E2 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट इज नॉट हॉस्टलर, भाई वो हॉस्टल में नहीं रह रहा। तो E1 यानी कि हॉस्टलर है तो 60/100, 0 कैंसिल्स, 2 3 जा 2 5 जा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट स्टूडेंट इज नॉट ए हॉस्टलर, तो 40% बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है बेटा जी कितना 2/5 आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ूँ अब मैं। अब हमें क्या करना है कि जिस बच्चे को हमने चूज़ किया उसकी ए ग्रेड आ चुकी है। ठीक है, तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट हैज़ ए ग्रेड। ठीक है, इस ए को आप थोड़ा अगर इन्वर्टेड कोमाज में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो इवेंट का नाम है वो भी ए है। अब किसी स्टूडेंट की ए ग्रेड आई है, दैट अ स्टूडेंट, चूजन भी लिख सकते हो, हैज ए ग्रेड। तो अब किसी बच्चे की ए ग्रेड आ रही है, अगर वो बच्चा हॉस्टलर है तो ए ग्रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और वो बच्चा हॉस्टलर नहीं है तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि वो हॉस्टलर है और फिर ए ग्रेड आई है। इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस तरीके से आप लिखेंगे कि किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट इज हॉस्टलर गिवन दैट इट इज हॉस्टलर, और उसकी फिर ए ग्रेड आई है। ठीक है, हम किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि अ स्टूडेंट विद ए ग्रेड, ए स्टूडेंट विद ए ग्रेड रिजाइड इन हॉस्टल। ठीक है भाई, रिजाइड इन हॉस्टल, गिवन दैट स्टूडेंट विद ए ग्रेड गिवन दैट रिजाइड इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में रहने वाले कितने बच्चों की ए ग्रेड आई है 30% की, तो 30/100 दैट इज 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 गिवन दैट स्टूडेंट इज नॉट इन हॉस्टल, फिर भी उसकी ए ग्रेड आ रही है तो 20/100 दैट इज 1/5। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हैं। एक स्टूडेंट हमने चूज़ किया तो या तो वो हॉस्टल में रह रहा है या वो हॉस्टल में नहीं रह रहा है, तो हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी 60/100, ना रहने की 40/100। अब हमें ये पता लगा कि रैंडमली जिस स्टूडेंट को चूज़ किया और उसकी ए ग्रेड आ गई, ए ग्रेड आ चुकी है, लेकिन ए ग्रेड 2 बातों पर डिपेंड कर रही है, और वो 2 बातें क्या हैं हमारी, वो अदर द स्टूडेंट इज हॉस्टलर और द स्टूडेंट इज नॉट अ हॉस्टलर। तो उन बातों को अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि E1 यानी हॉस्टलर है फिर ए ग्रेड आई तो ये प्रोबेबिलिटी है, E2 हॉस्टलर नहीं है फिर ए ग्रेड आई तो ये प्रोबेबिलिटी। अब हमने करना क्या है, हमें ये पता है कि बच्चे की ऑलरेडी ए ग्रेड आ चुकी है और वो हॉस्टलर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर गिवन दैट, इस गिवन दैट पे बड़ा फोकस करना है, ही हैज़ ए ग्रेड, ही और शी, इट हैज़, आप इट भी लिख सकते हो, ही लिख रहा है वैसे आपके स्टेटमेंट में, तो ऑब्वियसली ही इज़ अ बॉय। ठीक है भाई, तो ही हैज़ ए ग्रेड। ठीक है, गिवन दैट ए ग्रेड है, यानी कि ये तो हमें पता है कि ए ग्रेड है, लेकिन वो हॉस्टलर है। हॉस्टलर को कौन सा इवेंट हमने नाम दिया है, E1 नाम हमने दिया है, तो E1/A हमने निकालना है। तो यहाँ आप मेंशन जरूर करेंगे यूजिंग बेस थ्योरम। तो 2 ही केस हमारे पास बन रहे हैं, तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे उन दोनों केसेस का क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। गॉट इट। तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमारी है, ये आपके सामने है 3/5,
a/e1 बेटा जी ये रहा 3/10 डिवाइडेड बाय, इक्वालिटी को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दीजिएगा। अगेन ये स्टेप तो फिर से रिपीट होता है, प्लस देखो भाई e2 की है 2/5 और a/e2 की है 1/5, तो ये है 2/5 इंटू 1/5, 3/5 इंटू 3/10 और ये डिनोमिनेटर आ गया हमारा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। न्यूमरेटर में आ जाएगा 9/50, डिनोमिनेटर में आ गया 3 3 जा 9/50 प्लस 2/25। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं 50। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 4/50, ठीक है ना। 50 50 कितना हो जाएगा 13/50, तो या फिर ऐसे कर लो 9/50, 50 हमने एलसीएम लिया 9, 25 2 जा 2 2 जा 4, ये हो गया बेटा 9/50 डिवाइडेड बाय 13/50, 50 से 50 कैंसल्स एंड दिस आंसर इज 9/13। तो मेन प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए स्टेटमेंट पर आपको टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है, और हरियाणा बोर्ड में तो खास तौर पर, सीबीएसई में भी मैंने देखा है कि मिसलिनियस से बाहर के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेते हो फॉर द एग्जाम पर्पज़, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एमसीक्यू है, ठीक है। एमसीक्यू है, इसका मतलब मोर देन वन आंसर हमें मिलेगा। तो किसी ऐसे टेस्ट में आंसर देते समय ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेज, भाई दो ही बातें होती है कि या तो हमें आंसर पता है और नहीं पता है तो हमने गैस कर लिया, क्लियर है। दोनों ही ऑप्शन हैं, दो के अलावा कोई केस हमारे पास बनता नहीं है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, भाई बच्चे को आंसर पता है इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज, 4 में से 3 चांस है कि उसको आंसर पता है, एक चांस ऐसा है 1/4 कि उसको आंसर नहीं पता, तो वो तुक्का लगा रहा है, गैस कर रहा है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैसेज एट द आंसर, भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने तुक्का लगाया, गैस किया और उसका आंसर ठीक हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि एक आंसर, एक क्वेश्चन के 4 ही आंसर होते हैं, तो ठीक होने के तो एक ही की पॉसिबिलिटी होगी ना। आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, बच्चे हमें ये पता है कि उसका उत्तर ठीक है, तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उत्तर को जानता था। आपको क्वेश्चन समझ आया? एक एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है, अगर आपको किसी एग्ज़ाम में, किसी टेस्ट में मैं बिठा दूं, तो आपके पास दो ही तरीके होंगे कि या तो आपको आंसर पता होगा या आपको आंसर नहीं पता होगा, क्लियर है। तो सेम केस यहाँ पर आ रहा है कि लेट इवन बी द स्टूडेंट दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, भाई बच्चे को आंसर पता है, और E2 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट गैसेस द आंसर, जब उसको आंसर पता है इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, वो गैस करेगा, तुक्का लगाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसके बाद हम इवेंट चूज करते हैं ए नाम का, वो इवेंट जो हमें गिवन होता है, और हमें गिवन क्या है कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, तो इसको हम ए नाम दे देंगे। मैं पीछे से आपको बताती आ रही हूँ हर क्वेश्चन में कि जो हमें गिवन है उसे हमने ए नाम देना है। तो लेट ए बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट कोई भी है, रैंडमली हमने चूज कर लिया, आंसर्ड करेक्टली, ए स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। आप मान लो आपको चूज कर लिया जाए, आपका आंसर ठीक आ गया, ठीक है, उस इवेंट को हमने नाम दे दिया ए। क्या अब ये आपका आंसर ऐसे ही ठीक आ गया? ऐसे ही तो ठीक नहीं आया, या तो आपको आंसर पता था या आपने तुक्का लगाया है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ फिर अब हम दो केसेस लेते हैं, E1 ए बाई E1 का क्या मतलब है कि आपका आंसर ठीक है, ध्यान दें मेरी बात पर, ए का मतलब आंसर ठीक है, स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट ही नोज द आंसर, ध्यान देना, गिवन दैट ही नोज द आंसर,
अब आपको आंसर पता है और आप सही उत्तर दोगे, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी 1 होगी। इस बात को समझो। अगर किसी बच्चे को उत्तर पता है, आंसर पता है, तो भाई वो गलत क्यों लिख के आएगा, वो तो ठीक ही लिख के आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। क्लियर। और सेकंड केस हो जाता है A/E2 कि बच्चे ने उत्तर तो सही दिया लेकिन उसको आंसर नहीं पता था, उसने तुक्का लगाया था। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं आंसर्ड। मैंने बोला था कि स्टेटमेंट के साथ अब आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने अच्छे से अपने आप लिख लेना। आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट ही गैसेस, गिवन दैट ही गैसेस। ठीक है भाई, तुक्का लगाया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। तो A/E2 की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती है 1/4। E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, E2 की आ गई, A/E1 की आ गई, A/E2 की। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है तो मैं बुक में फिर बता देती हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है, ए। और ही नोज का मतलब हमने कौन सा चांस लिया था, E1। तो हमें E1/A की प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। और इसमें अब आप ब्रैकेट में ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। देखो मैं बिल्कुल यहाँ से उतार रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है वो यहाँ से यूं का यूं अपनी बुक से कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यहाँ अब हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, फिर से अपनी वही बेस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत आसान पड़ता है भाई, ये बिल्कुल आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सिग्मा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A/E2. Put the values and calculate it. तो E1 देखें भाई जरा दिख रहा है आपको, मैं बता दूँ ये रहा, देखो E1 3/4 है, E2 1/4 है। ठीक है, तो E1 है आपका 3/4 और A/E1 है 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 1। E2 मैंने आपको बता दिया था 1/4 और A/E2 फिर से 1/4। 3/4 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, 3/4 डिनोमिनेटर में फिर 3/4 प्लस 1/16। फिर से वही एलसीएम वाला चक्कर है, 16 को डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए। 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 प्लस 1, ये आया 3/4। मैं सीधा रिवर्स कर रही हूँ, 16 ऊपर 12 प्लस 1 13 नीचे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही 4 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें, इनके बेस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करें। बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो एंड प्लीज़ शेयर माय लेक्चर्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू।